सब लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है? स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डब्ल्यूबीसी का पूरा कंप्लीट नहीं किया था। डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया था। क्यों? बहुत थोड़ी सी बात की थी ना। डब्ल्यूबीसी का हमने बताया था कि यही तो पढ़ाया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बताया था हमने डब्ल्यूबीसी का, भाई डब्ल्यूबीसी में का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल के बारे में थोड़ा सा बताया था, डिस्कशन किया था। इसका परसेंटेज डब्ल्यूबीसी का, इंडिविजुअल डब्ल्यूबीसी का, बस यही पढ़ाया था। बिल्कुल दिव्या सही कर रही हैं आप, कि मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया था और परसेंटेज बताया था। अब ये बताइए, सबके इंडिविजुअल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना है। डिटेल में डब्ल्यूबीसी का कब पढ़ाई करेंगे मालूम है आपको? क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, इम्यूनोलॉजी चैप्टर में, टॉपिक में। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में, कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि पूरी इम्यूनिटी जो है डब्ल्यू बी सी पे डिपेंड है, डब्ल्यू सी पे या WBC, वाइट ब्लड सेल्स पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा और बात WBC के बारे में। देखो, WBC जो है ना, आप कहो कि आपके ब्लड का काम क्या है, तो कहोगे सर ब्लड का काम डिफेंस है। तो ब्लड में प्लाज्मा का काम डिफेंस है या ब्लड सेल्स का काम डिफेंस है? ब्लड प्लाज्मा हेल्प करता है डिफेंस में या ब्लड सेल्स हेल्प करता है डिफेंस में? बताइए, आंसर दीजिए। सुमैया, आप आर यू हेयर? सैयद तहान ने कहा दोनों। हेमंत रसूल ने कहा ब्लड सेल। BTS का सिलेबस बता दूंगा क्लास के इन में, ठीक है ना? आज से आप लोगों का DPP भी शुरू हो गया है। देखो, दोनों करता है। प्लाज्मा में क्या डिजोल्व रहता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बताया था ना, ग्लोबिन प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन या क्लॉटिंग फैक्टर, याद है ना? ब्लड प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, तो दोनों। तो अब आपको ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन है ना, ग्लोबिन। ये ग्लोबिन भी कहाँ से आता है ब्लड में? तो दे आर सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय लीवर एंड बी लिम्फोसाइट, दोनों से। आपको शायद हमने बताया होगा, ये ग्लोबिन 3 तरह के होते हैं। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बताया कि नहीं? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये बताया है? बताया या नहीं? यस। तो अल्फा और बीटा कौन सिंथेसिस करता है? लीवर। और गामा कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। और गामा ग्लोबुलिन तो बेसिकली WBC ही बनाता है, लेकिन वो प्लाज्मा में रहता है कंपोनेंट। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रिंसिपल सेल फॉर योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए यही सेल है, ठीक है ना? इम्यून सेल के लिए यही ये है। अब आपको व्हाइट ब्लड सेल्स में, ये आप लोगों को पढ़ना है न्यूट्रोफिल के बारे में थोड़ा सा, स्नोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में और मोनोसाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आप बताओ, आप सबको मालूम है कि न्यूट्रोफिल कितना ये होता है? तो 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, ये तो आपको इधर याद रखना है। अब देखिए, इसमें जो है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं इस टेबल में जो आपके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए, जैसे कि परसेंटेज तो आपको याद रखना है, तो मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखो, जैसे कि इसके डायमीटर को बिल्कुल याद मत करना कि डायमीटर कितना होता है न्यूट्रोफिल का। हाँ, ये जरूर याद करना होगा कि न्यूक्लियस हैज टू कनेक्टेड बाई थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन, बाकी कुछ नहीं। इसका मेन काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। आपको मालूम है फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस जानते हैं आप लोग? एक सेल जिस मेथड से सॉलिड फूड को इंटेक करता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और एक सिंगल सेल जिस मेथड से लिक्विड को इंटेक करता है उस मेथड को कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे सेल, सारे सिंगल सेल। अब एक फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जैसे कि एक सेल है, अब यहाँ पे कोई इसका फूड है, तो इसको इनगल्फ करने के लिए ये सेल क्या कर रहा है? ये सेल ये कर रहा है, इस फूड के सराउंडिंग में ये कर दे रहा है ऐसे।
ठीक है ना। और फिर क्या कर रहा है, अल्टीमेटली इसको यहाँ से ब्रेक कर दे रहा है और इसको ज्वाइन कर ले रहा है ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर, और इसको बना दे रहा है फूड वैक्यूम। तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर ये लिक्विड होता है उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, पाइनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग। आप सबने रट्टा मार रखा है, मुझे मालूम है, समझ में आया ना बात। तो जब सारे डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस के जरिए अपने फूड को नहीं लेते हैं या किसी भी हार्मफुल एजेंट को या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सिर्फ दो डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस करते हैं। कौन कौन से, एक तो न्यूट्रोफिल हो गया, दूसरा कौन सा, phagocytosis is performed by only two WBC monocytes। मुसाहिब बशीर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फैगोसाइटोसिस कौन करता है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। तो अब एक तो बात ये याद रखना है, इसके बाद इसके आगे की कहानी आप पढ़ लेना, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विथ लाइसोजाइम डिफेंसिन एंड ये सब आपके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना। अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, देखो हमने बताया दो सेल फैगोसाइटोसिस, दो डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस करता है। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, एम एन याद है, दोनों पास पास में, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल, एबीसीडी ये चाहिए कि एलिमेंट, तो एम एन मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। अब देखो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों, अब एक जो है ना, एक का मुंह बड़ा है एक का मुंह छोटा है, तो बड़े पार्टिकल को कौन इनगल्फ करेगा और छोटे पार्टिकल को कौन इनगल्फ करेगा, तो जिसका मुंह बड़ा होगा वो बड़े को करेगा, जिसका छोटा होगा वो छोटे को करेगा। तो न्यूट्रोफिल छोटे पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, और कौन से पार्टिकल को, तो फॉरेन एजेंट को, हार्मफुल एजेंट को, फॉरेन हार्मफुल एजेंट को, ये कोई भी हार्मफुल एजेंट को ये हमारे बॉडी में जो नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट, पैथोजन माइक्रोब्स घुसते हैं, तो अगर साइज इनका बड़ा है तो उसको कौन इनगल्फ करेगा, मोनोसाइट, और जब साइज छोटा है तो कौन करेगा, न्यूट्रोफिल। इसीलिए न्यूट्रोफिल को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ। और आपके जितने भी डब्ल्यूबीसी है ना, उसमें मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट मोटाइल कौन सा है, among all WBC, among all WBC most active and most motile is neutrophil। among all WBC most active and most motile is cell neutro motile is neutrophil। अब देखो इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव एंड एक होता है पैसिव। तो पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है ये मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नाम सुन लो। तो प्रिंसिपल सेल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, प्रिंसिपल सेल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी along with मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट प्रिंसिपल सेल है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसको अभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्लास 12th में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इतनी बात, इसका एक और क्या नाम है, PMNL, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों PMNL का तैयार है ना, इसका न्यूक्लियस कितना लोब होता है ये याद रखना है। अब आइए न्यूट्रोफिल के बाद दूसरा, पहले मैं मोनोसाइट बताऊंगा। 6 to 8% ऑफ WBC, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा है, लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा है, WBC। WBC में लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है, मोनोसाइट। तो इसका डायमीटर आप चाहें तो याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। बाकी ये फालतू का बात है, ये सब नहीं, ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है। ये भी करता है फैगोसाइटोसिस। अब आपको बताया था ना इसका, इसको हम कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। मैक्रो पुलिसमैन ऑफ
इम्यूनिटी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अरे छोड़ो ना, पैकेज में लिखा है तुम मेरी बात मान लो, 12 से 20 होता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मोनोसाइट जब टिश्यू में घुस जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, आपको याद है ना। मोनोसाइट ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यू में चला जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ये ब्लड कैपिलरीज है और इसमें पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, इन पोर्स से निकल के टिश्यू में चला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, याद है कि भूल गए। याद है लगता है आप लोग, सही आंसर दिया है। ये मोनोसाइट बाहर निकल गया, अगर मान लो मोनोसाइट है, इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस है, ये बाहर निकल गया और ऐसा न्यूक्लियस हो गया, तो ये कहलाता है मैक्रोफेज। और कुछ स्पेशल जगह पे मैक्रोफेज के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, याद है ना। कुछ स्पेशल जगह पे मैक्रोफेज के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, जैसे कि कफर सेल, मीसोग्लायल सेल, डेंड्राइटिक सेल, याद है ना, सब बता चुके हैं। मेसेंजियल सेल, तो ठीक है, याद रखना है। तो ये मोनोसाइट के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है ना। और ये भी फेगोसाइटोसिस करता है, लेकिन बड़े पार्टिकल को। अब आइए इस्नोफिल की बात करते हैं। इस्नोफिल में आपको पहले तो परसेंटेज तो सबका याद रखना है। डायमीटर इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है डायमीटर। ये आप याद रखिएगा, न्यूक्लियस टू यूजुअली टू लोब कनेक्टेड बाय थिक थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। फिर ये आगे वाले कहानी याद नहीं करना है, ये फालतू की बात है, ठीक है ना। इस्नोफिल को इस्नोफिल क्यों कहते हैं बताया था। स्नोफिल को स्नोफिल क्यों कहते हैं बताया था ना। हाँ, इसका एक और नाम भी होता है, क्योंकि ये एसिडिक स्टेन लेता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। देखो, अब आप सब ने सुना होगा टर्म एलर्जी। टर्म एलर्जी सुना है कि नहीं, आप सबने सुना होगा। देखो, सपोज मुझे एलर्जी है जो है मोहम्मद से, और मैं जो है मोहम्मद का मीट खा रहा हूँ, सपोज, ठीक है ना। तो मेरा क्या होगा, नाक कान गला सब सूखने लगेगा, लाल लाल हो जाएगा चेहरा, नाक से बहुत क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं जो है साहब, फ्लूइड निकलना, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, खांसी आने लगी बार बार, ठीक है ना। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, यू आर जस्ट किडिंग विद, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं एलर्जी आपसे, ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, आप सबसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। डोंट टेक इट, ठीक है ना, अदरवाइज, ठीक है। तो एलर्जी के कंडीशन में, एलर्जी के कंडीशन में हमारे बॉडी में एलर्जी का सिम्टम क्यों होता है, साइन सिम्टम क्या होता है, सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में बहुत डिटेल में, पूरा आधा घंटे 40 मिनट का लेक्चर है एलर्जी पे। लेकिन अब ये समझ लो कि जब कभी भी एलर्जी होता है, तो एलर्जी के कंडीशन को काउंटर कौन सा सेल करता है, स्नोफिल। आपसे पूछा जाए कि हमको एलर्जिक सिम्टम हो गया, तो हमारे बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है एलर्जी के सिम्टम को काउंटर करने के लिए, और वो क्या है, स्नोफिल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इट इज द प्रिंसिपल सेल विच काउंट द एलर्जिक सिम्टम, इट इज द प्रिंसिपल सेल विच काउंट द एलर्जिक, विच काउंटर द एलर्जिक सिम्टम। आप सबको ये बात समझ में आई। एलर्जिक सिम्टम को कम करने के लिए, नलीफाई करने के लिए कौन सा सेल इस्तेमाल में आता है, सबसे प्रिंसिपल सेल, बोलो भाई। हाँ, तो आपको एक बात तो ये याद रखना, दूसरा, ये जो स्नोफिल है ना, किसी को कैंसर हो गया है तो उस कैंसरियस ट्यूमर के अगेंस्ट भी वर्क करता है, कैंसरियस ट्यूमर के अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करता है, और पारासाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट, पारासाइट किसको कहते हैं, एस्केल्बिन्स और प्लेटिहेल्मिन्थ के इन्फेक्शन को, पारासाइट के इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ये लिखो। अब आपको याद होगा, हमने बताया था ना कि बेसोफिल एंड मास्ट सेल आर द सोर्स ऑफ हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन। बेसोफिल इज द सोर्स ऑफ हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन। तो ये बेसोफिल और मास्ट सेल यही एलर्जी कराता है। तो बेसिकली हिस्टामिन इज द प्रिंसिपल केमिकल विच कॉजेज एलर्जी। तो ये हिस्टामिन के इफेक्ट को नलिफाई करता है, इफेक्ट, कॉम्बैट इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। फैगोसाइटोज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का था, ये 12 में पढ़ना, एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन पैरासाइटिक वर्क, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आइए बेसोफिल। तो बेसोफिल एंड मास्ट सेल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल, बेसोफिल ब्लड में होता है और यही ब्लड सेल बाहर चला जाता है, तो ऐसा ये प्रूवन नहीं है, लेकिन दोनों का एक ही काम है।
क्या रिलीज करना है, सेम केमिकल, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। बेसोफिल ब्लड के अंदर करता है और मास्ट सेल टिश्यू के अंदर, ब्लड सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में करता है। समझ में आया बात ना, ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक स्माइली भेज दीजिए, कोई सा भी, चिढ़ाने वाला, भिड़ाने वाला, कोई सा भी। बेसोफिल, ठीक है, हिस्टामिन एंड, ठीक है ना। तो बेसोफिल इज द प्रिंसिपल सेल एंड मास्ट सेल इज द प्रिंसिपल सेल फॉर पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलर्जी। देखो लिबरेट हिस्टामिन, अरे यार लिबरेट हिस्टामिन, हेपारिन इन एलर्जिक दैट इज बाय ओवरऑल इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस क्या होता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे। नहीं, देखो ऐसा माना जाता है, सुन लो बेटा, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, बेसोफिल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ब्लड कैपिलरी से बाहर जाता है तो ये मास सेल में चेंज होता है, लेकिन ये प्रूवन नहीं है, ये बात प्रूवन नहीं है। बेसोफिल है इसके अंदर, मान लो ये बेसोफिल है, ठीक है ना, तो ये प्रूवन नहीं है, जब प्रूव हो जाएगा तो मान लेंगे। अब ये बेसोफिल ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ से बाहर निकला तो ये मास सेल में चेंज हो गया, लेकिन ऐसा अभी प्रूवन नहीं है, इसलिए मैंने इसको ये क्लियर कर दिया है। तो मास सेल कहाँ पे था, बॉडी फ्लूइड में टिश्यू फ्लूइड में, और बेसोफिल कहाँ था, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर हिस्टामिन हेपारिन का सोर्स कौन सा है, बेसोफिल, और टिश्यू में हिस्टामिन हेपारिन का सोर्स क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मास सेल, ठीक है ना। और यही सेल जो है ना मेनली इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एलर्जी में होता क्या है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का एक क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग 12th में कम से कम आधा घंटा पढ़ेंगे टॉपिक में। ये पूरा एक बार फिर से रिकैप होगा, नई चीजें बहुत सारी ऐड होंगी आपको क्लास 12th में। अब आइए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, बोलो भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, हाउ मेनी टाइप्स, 3, कौन कौन से नाम बताइए, बता चुके हैं आपको, नाम बताइए, कौन कौन से टाइप बताइए नाम। बी, टी एंड एन के, बिल्कुल सही है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। बता चुके तो हैं जी, नहीं बताया क्या, ये बताया कि नहीं क्लासिफिकेशन, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, जो है गलत क्यों बोल रहे हो, बी टी क्यों, एन के भी बोलो, समझ रहे हैं बात को। तो लिम्फोसाइट बहुत तरह के हैं, और सारे लिम्फोसाइट जो है ना, मेनली लिम्फोसाइट इज मेन सेल फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉट पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मेन सेल है, पैसिव इम्यूनिटी का नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी का ये मेन सेल है, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मेन सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल में पैसिव इम्यूनिटी से अच्छा रहेगा, सॉरी फॉर दैट, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज उसका टॉपिक कर दिया है। यहाँ पे पैसिव की जगह आप ये लिख लो, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं नॉन। अब नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, सारे 12th में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब आपको इतना बात याद रखना है, अब ये काम क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सब पढ़ाएंगे। प्लाज्मा सेल क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, वायरस और कैंसर के अगेंस्ट कौन सा है, इनके सेल अटैक, वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म, सर्टेन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल, सब 12th में पढ़ाएंगे। इसके डायमीटर को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, ये इतना याद कर लीजिएगा। साइट न्यूक्लियस इज राउंड और स्लाइटली इंडेंटेड, साइटोप्लाज्म और रिम अराउंड द न्यूक्लियस दैट लुक स्काई ब्लू, छोड़िए स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। परसेंटेज सबका याद रखना है, 20 से 25 मोनोसाइट का बढ़ा दिए, इतना से आपको लिम्फोसाइट के बारे में याद रखना है। अब आइए देखो, ये इस पे कभी कभी क्वेश्चन हम पूछ दिया था कि न्यूट्रोफिल का काउंट, देखो इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट इज नोन एज, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट इज नोन एज, क्या बताऊं दूसरा बता, क्या क्या बताना है बताइए, दूसरा क्या बताना है दोबारा, क्लासिफिकेशन। अच्छा लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट में सबसे पहले तो ये याद रखना कि मेन सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अभी स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ना। अब इसके मेन, इसका न्यूक्लियस देखो, ये मान लो ये लिम्फोसाइट है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, एकदम स्फेरिकल होता है, या थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, इंडेंटेड का मतलब क्या होता है,
ऐसे रहता है, ऐसे बस। दूसरी चीज, ये इसमें बी टी एन के तीन तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एन के सेल, नेचुरल किलर सेल। अब इन सब का इंडिविजुअल फंक्शन क्लास 12 में इम्यूनिटी टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अभी सिंपली हमने इसलिए इसको जैसे जैसे पढ़ दिया, मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कैसे, तो ये सब क्लास 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये अभी सिर्फ एक बार आप लोग नजर मार लीजिएगा, ज्यादा इसमें नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ये याद रखिएगा कि मेन सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये लिख दीजिएगा बोर्ड में एग्जाम में। 12 में हम लोग इसको सबको डिटेल के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा, इसीलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं दिए, क्योंकि 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना है पूरी, इन सारे लिम्फोसाइट के बारे में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के बारे में, सप्रेसर के बारे में, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए हमने, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि देखो, जैसे आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं किफायत साहब, समन उस्मानी, समन उस्मानी। आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बताया कि नहीं जी, पॉलीसाइथेमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। और काउंट डिक्रीज हो जाए तो नाजरीन शहर, तौकीरुन निसा। आप तो कभी आंसर ही नहीं देते हैं बेटा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे सबके बारे में लिख रहा हूँ, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनो। अब इसमें से आपको याद रखना होगा, अब इधर लिखेंगे इंक्रीज देन नॉर्मल एंड डिक्रीज देन नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, और नॉर्मल से कम हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया। पीनिया जहां भी लगा रहेगा वो कम होता है। स्नोफिल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो बहुत कॉमन है, स्नोफिलिया। और नॉर्मल से कम हो जाए तो इओसिनोपीनिया। बेसोफिल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो बेसोफिलिया, बेसोपीनिया। लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोपीनिया। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपीनिया। तो एक तो ये टर्म सब ध्यान में कोई रखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो कोई पूछे की बात है, मीनिंग ऑफ लिम्फोसाइटोसिस बोर्ड नीट के पेपर में भी आ सकता है। तो इंक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट नॉट मोर देन नॉर्मल। आपसे कोई पूछ दे की बात इज बेसोपिनिया, तो डिक्रीज इन बेसोफिल काउंट। लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल, लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल कौन सा होता है, बताइए लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल। अरे स्पेसिफिक ब्लड सेल का नाम बताना है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी नहीं, स्पेसिफिक बेसोफिल का। बिल्कुल सही आंसर है, सही है, ताज साहब ने दिया है, लखन प्रसाद गुप्ता भी की विशेषता भी बिल्कुल सही दी है, सबने दिया है सही आंसर, बहुत सारे लोगों ने दिया है, मुदब्बिर ने भी दिया है सही। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रोफिलिया किस कंडीशन में होगा, भाई इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट। तो आपको इतना याद रखना होगा इस बात कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बर्न में, स्ट्रेस में, इंफ्लामेशन। डिक्रीज किस कंडीशन में होता है, तो रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग टॉक्सिसिटी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये नहीं याद करना, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, ये बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है ना। लिम्फोसाइट का कंडीशन किस कंडीशन में लिम्फोसाइट का, तो वायरल इन्फेक्शन में, कुछ ब्लड ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, किस कंडीशन में कम होता है, तो बहुत लंबे टाइम तक इंसान बीमार रहे, इम्यूनोसप्रेसेंट ले, इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब जो इम्यूनिटी को कम करे, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है उसके जरिए, या ड्रग उसको टैबलेट के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कर दिया ऊपर, ये करना है। प्रताप, प्रताप हो गया, मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है, हो गया प्रताप। यस चलो, न्यूट्रोफिल में क्या होता है ना, ये आप लोग पूछना कि तो देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बर्न, स्ट्रेस, ये याद रखना होगा।
इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर जैसे एक्सरे, गामा रेज, इन सब से एक्सपोजर हो, ड्रग टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, इनमें होता है। लिम्फोसाइट का मोर देन नॉर्मल कंडीशन वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बेटा 12th क्लास में कैंसर पढ़ाऊंगा ना, तो ल्यूकेमिया के बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी परेशान मत हो जो है साहब कि ल्यूकेमिया क्या होता है, सारे को कहते हैं, स्पेसिफिक को कहते हैं, क्या होता है ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, अभी इतना याद रखो, ठीक है ना। अभी 12th में पढ़ाऊंगा, अभी सब कुछ अभी बता दूंगा, तो फिर 12th में भी कुछ बचा रहेगा ना। और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है ना। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट विथ कॉर्टिसोल। मोनोसाइट का नॉर्मल काउंट किस मोर देन नॉर्मल, तो वायरल या फंगल इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस में, ये भी अक्सर कुछ रहता है। ट्यूबरकुलोसिस में कौन से सेल का मेनली बढ़ता है, तो मोनोसाइट का। ट्यूबरकुलोसिस में न्यूट्रोफिल का भी बढ़ता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी। तो वायरल और फंगल, कुछ ल्यूकेमिया, ये सब मत याद करना, ये छोड़ दो। बोन मैरो सप्रेशन मतलब वही आपने, बोन मैरो सप्रेशन का मतलब क्या होता है, बोन मैरो की एक्टिविटी को कम कर देना, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शन में याद रखना, एलर्जिक रिएक्शन में बोथ इस्नोफिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। एलर्जिक में कंडीशन में दोनों का, बेसोफिल का भी और इस्नोफिल का भी। बेसोफिल का इसलिए इंक्रीज बढ़ता है ताकि एलर्जी के सिम्टम को बढ़ा पाए, और इस्नोफिल का इसलिए कि वो एलर्जी के सिम्टम को काउंटर एक्ट कर पाए। समझ में आया ना। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ना। ड्रग टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस में कम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, हटाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। फालतू का नेसरी सर पे बर्डन नहीं रखो, ठीक है ना। बेसोफिल किस कंडीशन में कम होता है, ये पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब ब्लड सैंपल तैयार किया जाता है ना, तो बेसोफिल दिखता ही नहीं है, क्योंकि 0.5 से 1% है ना। तो हो सकता है कि जब हम स्लाइड तैयार करते थे, इसलिए इसकी कमी को बारे में पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये फालतू की बात लिखा है कि प्रेगनेंसी में, ओवुलेशन में, हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसोफिल कम दिखता है, इसके इस पर कुछ टेंशन नहीं आता है, ठीक है ना। समझ गया बात को, यहाँ तक समझ गए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो बाकी देखो, सारे WBC के बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में इम्यूनोलॉजी में। बेसिकली पूरे WBC ही इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, इट इज सेल और सेलुलर फ्रेगमेंट, न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, सेल और सेलुलर फ्रेगमेंट, यस फ्रेगमेंट और नॉन न्यूक्लिएटेड, यस वेरी गुड। मतलब कि तुम लोग भी बहुत चीटा हो चुके हो, चीटा, माई स्टूडेंट इज चीटा, जस्ट लाइक नॉट लेस देन चीटा एंड चीटी, ठीक है ना। दे आर नॉट लेस देन चीटा एंड चीटी, दे आर रॉकिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। देखो प्लेटलेट्स जो है बेसिकली बोन मैरो के अंदर ही बनता है, मेगाकैरियोसाइट्स के फॉर्म इन विद इन मेगाकैरियोसाइट बोन मैरो by fragmentation of क्या, बोलो, मेगा कैरियोसाइट्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से बनता है। अब आप लोग, ये है मेगा कैरियोसाइट्स, या और ये छूट गया, तो एक मेगा कैरियोसाइट्स हजारों प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है ना, हजारों नहीं लाखों में बनाता है, ठीक है ना। अब आइए, प्लेटलेट्स जो होता है ना, इसका नॉर्मल काउंट क्या है, तो इसका काउंट है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। मिलियन नहीं बेटा, लाख, मिलियन में तो 15 लाख हो जाएगा, 1.5 टू 3.5 लैक्स, ठीक है ना। अब देखिए प्लेटलेट्स को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। अब देखो
प्लेटलेट्स इज नॉट इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन बट इट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ब्लड कोगुलेशन। कहोगे सर ये क्या बात हुई, तुम लैंग्वेज को मेरे समझो। प्लेटलेट्स इज नॉट इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन बट इट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कोगुलेशन। कोई काम को, इसका लैंग्वेज समझ में आया? प्लेटलेट्स के बगैर भी हमारा खून जम सकता है, प्लेटलेट्स के बगैर भी हमारा खूनवा जम सकता है, समझ में आवला कि ना? लेकिन लेकिन इफेक्टिव कोगुलेशन, जो जिस कोगुलेशन का कुछ काम हो, जिससे कोई इफेक्टिव रिजल्ट है, वो बिना प्लेटलेट्स के नहीं। जैसे पढ़ाई आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अंदर तक गाइडेंस पढ़ाई आप करते हो तो आपका पढ़ाई ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव स्टडी। सना अक्षर समझ में आया? सना अक्षर समझ में आया मेरी बात? तो ये बात आप लोग लिख लो और जुबान से दिमाग से बसा लो कि प्लेटलेट्स इज नॉट इसेंशियल फॉर, और ये ब्लड कोगुलेशन इसको और फर्दर इलेबोरेट करेंगे। ब्लड कोगुलेशन but it is essential for effective कोगुलेशन। तो प्लेटलेट्स का सबसे प्रिंसिपल काम ब्लड कोगुलेशन में ही है। इसके अलावा और भी काम होता है, इसके अलावा और भी काम होता है जो कि आपको भी जानना नहीं जरूरत नहीं है। अब अगर इंक्रीज इन देन नॉर्मल हो जाए, इंक्रीज देन नॉर्मल किसी वजह से प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोगुलेशन, मतलब खून जमना बेटा प्रताप, कोगुलेशन का मतलब खून जमना। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या कहते हैं? साइटोसिस। जहां भी लगा रहेगा टर्म साइटोसिस मतलब इंक्रीज, और डिक्रीज इन देन नॉर्मल तो क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कुछ बीमारी आप लोग जानते हो जिसमें प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है? सबको मालूम है? सबको मालूम है कि कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसमें प्लेटलेट्स की कमी आती है। तो डिजीजेज इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नोन एज, बोलो, फ्रॉम डेंगू आपने बताया, मैं मानता हूं आपकी बात को, डेंगू, और क्या? चिकनगुनिया, येलो फीवर, यही 3 डिजीज आता है, येलो फीवर। इन सब के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में तो नहीं, लेकिन डेंगू के बारे में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। येलो फीवर ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं। टाइफाइड में प्लेटलेट्स के काउंट नहीं बढ़ता, टाइफाइड में इसका काउंट बढ़ जाता है, क्या कहते हैं ना, न्यूट्रोफिल का, लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स का नहीं बढ़ता है, कम होता है यार टाइफाइड में। ये किसने कह दिया तुम्हें? ना, बिल्कुल नहीं, टाइफाइड में नहीं होता है कम। इन टाइफाइड देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। क्या ऑब्जर्व किया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, डेफिशिएंसी नहीं होता है टाइफाइड में, डेफिशिएंसी नहीं होता प्लेटलेट्स का। अरे ये देखो, इनामुर रहमान पूछ रहा है सर कितना कम है, लेस देन 10,000 हो जाए तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 20,000 इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल, लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहता है। लेकिन अगर 10,000 से 20,000 के नीचे ही कहा जाता है कि अब मरने के करीब आ गया है, ठीक है ना? 20,000 से ऊपर प्लेटलेट्स है तो फिर कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चिकनगुनिया, येलो फीवर, येलो फीवर, ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं, मैं क्या कहा, वो इंसान देखो, कोई जरूरी नहीं कि प्लेटलेट्स के बगैर एकदम मर ही जाए। मैं क्या कहा हूँ, मैंने क्या कहा? क्रिटिकल माना जाता है 20,000, 20,000 से लेस है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। जिंदा तो 3,000 पे भी रह सकता है, 1,000 पे भी रह सकता है, अगर कुछ को ब्लीडिंग कहीं से नहीं हो रही है नेचुरल तो। ठीक है, सब बढ़ाऊंगा 12th में, येलो फीवर, येलो फीवर, येलो फीवर,
LOYELLOW, येलो फीवर, ठीक है ना। हाँ, अब ये सब बारे में 12th में पढ़ाऊंगा कि डेंगू में क्यों ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, नोज से, माउथ से, ये सारी चीज़ें। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट ब्लड कोगुलेशन को, सॉरी, ब्लड फॉर्म एलिमेंट को पढ़ लिया। फॉर्म एलिमेंट में एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये भी मेरी आदत है थोड़ा सा एनसीईआरटी आपके साथ 12th में क्रिएटिव बताऊंगा बेटा कि ब्लीडिंग क्यों नोज से स्टार्ट होता है, गम से, मसूरा से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। फेरिंग्स में भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सब 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी से ही सब कुछ मैं बता दूंगा, फिर मेडिकल कॉलेज के लिए भी कुछ पढ़ना है तो कैसे काम चलेगा, है? फिर आपको मेडिकल करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आइए, अब एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे आर कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, ये आपको मैंने बता दिया है। और 55% कौन कंस्टिट्यूट करता है, प्लाज्मा। अब एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, ये आप सबको मालूम है। A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। क्यों, मैन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, वुमेन में कम होता है। मैन का दिया डेटा, ये किसका डेटा दिया है, मैन का दिया है, मैन का। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 4.5 से 5 मिलियन होता है, ठीक है ना। आरबीसी आर फॉर्म इन डेड बोन मैरो इन एडल्ट। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट मैमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड ललामास। नहीं बेटा, मैंने बीडीएस किया है, फिर मास्टर किया है क्लिनिकल रिसर्च में, ठीक है ना। मास्टर हूँ मैं, बीडीएस किया हूँ, फिर क्लिनिकल रिसर्च में पीजी किया हूँ, उसके बाद बायोटेक में भी पीजी किया हूँ, ठीक है ना। चलिए, आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड दे आर बाइकॉनकेव इन शेप, बाइकॉनकेव इन शेप होता है, ठीक है ना। दे हैव ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। They have a red color iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood, ठीक है ना। These molecules play a significant role in transport of respiratory gas. RBC have a lifespan 120 days after which they are destroyed in the spleen. स्प्लीन को क्यों कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, समझ में आया ना। क्योंकि बूढ़ा आरबीसी जो जाता है ना स्प्लीन में, और स्प्लीन में इसको तोड़ फोड़ मचा दिया जाता है। कौन मचाता है, तो वहाँ पे मोनोसाइट तोड़ तार देता है, बूढ़ा आरबीसी को मोनोसाइट वहाँ पे तोड़ तार के खत्म कर देता है। और वहाँ पे निकलता है क्या, आपको याद होगा, जब स्प्लीन के अंदर गया ना क्या, आरबीसी, क्या गया, आरबीसी, तो यहाँ पे जैसे पहुँचता है ना, ये आरबीसी को मोनोसाइट क्या करता है, तोड़ फोड़ के खत्म कर देता है। और खत्म करने के बाद यहाँ से रिलीज करता है हीमोग्लोबिन को। ये हीमोग्लोबिन स्प्लीन से कहाँ पहुँचता है, लीवर में, और वहाँ पे हीम और ग्लोबिन में चेंज होता है। ग्लोबिन का इस्तेमाल हो जाता है, हीम को फर्दर तोड़ के बाइल पिगमेंट्स में चेंज कर दिया जाता है, याद है ना, बताया था ना। हीम और ग्लोबिन में चेंज होता है कहाँ पे, लीवर में। और हीम से क्या बनता है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट नहीं, क्या, बाइल पिगमेंट, क्या बनता है, बाइल पिगमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिलिरुबिन एंड बिलिबर्डिन। बाइल सॉल्ट्स नहीं बनता है। बाइल सॉल्ट्स का नाम क्या है, बताइए नासिर अली खान साहब, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइल सॉल्ट्स, नासिर अली खान साहब, बाइल सॉल्ट का नाम क्या है, हाँ बोलो। सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है ना। बेटा याद रखना है, टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोलेट, ट्राइकोलेट नहीं, टोरोकोलेट, ठीक है ना। अब ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज WBC as they are colorless due to lack of hemoglobin, they are colorless। देखो W कलर व्हाइट नहीं कलर होता है, क्या होता है, कलरलेस, क्या है, कलरलेस है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, एवरेज 6 to 8,000 बताया था। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव। देखो लाइफ स्पान ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, तो फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स। कुछ ल्यूकोसाइट्स सालों साल, जैसे कि लिम्फोसाइट में एक होता है मेमोरी लिम्फोसाइट, तो मेमोरी लिम्फोसाइट का एज लाइफ स्पान जो होता है 10-10 साल तक, 20-20 साल तक, 50-50 साल तक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी अब मेमोरी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो ये सब क्लास 12 में पढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन टॉपिक में पढ़ाएंगे, इम्यूनोलॉजी में, ठीक है ना। मैं क्या कहा, वही सालों तक, 50-50 साल तक हो सकता है। अब यहाँ पे WBC के 2 क्लास है, सब जगह मालूम है आपको। Neutrophil and are different type of, while lymphocyte and monocyte are organelle. Most abundant cell
and the least abundant cell, neutrophil and monocytes ठीक है ना, और मोनोसाइट और फैगोसाइट, देखो ये बात याद रखना, ठीक है ना। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, हेपारिन आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। हमने क्या बोल रहा है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, देरल, फंक्टोलॉसिया, ये सब 12th क्लास में पढ़ाएंगे। तो इन्फ्लामेशन के लिए दो ही सेल रिस्पॉन्सिबल है, बेसोफिल एंड मास्ट सेल, ये दोनों। एस्नोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। यहाँ पे एसोसिएटेड लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एलर्जी को बढ़ाता है, एलर्जी को काउंटर करता है। कौन, स्नोफिल। लिम्फोसाइट आर ऑफ टू मेजर टाइप, बी एंड टी, नेचुरल किलर सेल भी होता है, क्लास 12th में यह है, एनसीईआरटी में ही है, यहाँ पे नहीं लिखा है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, देखो बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट, देखो produced from megakaryocytes. Blood normally contain 1.15 lakhs to 3.15 lakhs platelets per cubic meter. Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. बहुत सारे सब्सटेंस, और ज्यादातर उसमें से क्या होता है, क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ और भी काम होता है इनका। और रिएक्शन नेवर लेड टू क्लॉटिंग विच विल लेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। खाली नोज से ही नहीं, बहुत परसेंट पोटी के जरिए भी खून आता है, ठीक है ना, माउथ के जरिए भी आता है। बेटा वो सब पढ़ोगे ना, नेट पे पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये नेट से पढ़ के तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, या कुछ पैकेज में लिखा रहता है कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नहीं कहा जाता, थ्रोम्बोसाइट, हाँ वो फालतू का बकवास सब है ना, वो कुछ पैकेज वगैरह में लिख देता है। सही बात क्यों आप याद रखोगे, अभी आपके लिए थ्रोम्बोसाइट ही है, ठीक है ना। नहीं तो आप पढ़ोगे कि इंसान के अलावा दूसरे जानवर में थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, क्यों ऐसे ही लिखा है ना जो है इंसान में। हाँ तो ये सब फालतू का बात है, वो सब मत याद करो, अननेसरी चीज़ पे नहीं। जहाँ एनसीईआरटी से कहीं कोई काउंटर होना तो वो अननेसरी चीज़ है, ठीक है, फालतू का बात है, मैमल के अलावा दूसरे में, ठीक है ना। तुम्हारी सिस्टर क्लास नहीं करती है जो है, क्या नाम है तुम्हारी सिस्टर का, जुएरिया नाम है, क्या नाम है मुझे भूल गया हूँ मैं, जुएब, हाँ ठीक, वो तो क्लास करती है, जुबिया क्लास करती है। चलो तो आगे बढ़े। अब आगे क्या है एनसीईआरटी में टॉपिक, तो क्या टॉपिक है इसके आगे। हाँ मोहसिन क्या पूछ रहे हो बेटा, मोहसिन तुम पूछ क्या रहे हो मोहसिन, क्यों क्यों का आंसर क्या बताया, पूछो बेटा, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। ब्लड प्रोटीन प्लाज्मा में होता है सर, अरे बेटा सारा ब्लड प्रोटीन तो प्लाज्मा में ही होता है। मोहसिन साहब पूछ रहे हैं कि क्या ब्लड प्रोटीन प्लाज्मा में होता है, बिल्कुल सारा ब्लड प्रोटीन कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में ही तो होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये सब ब्लड प्रोटीन ही तो है। समझ में आया मोहसिन साहब, हमने क्या बताया था कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन कहाँ पे है, प्लाज्मा में ही तो है सर, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद ब्लड ग्रुप है। अच्छा अब लो, सना अख्तर, तुम कहाँ से हो सना, ये बताओ किस हिंदुस्तान के किस प्लेस से, सना अख्तर कटियार, सना अख्तर कहाँ से हो, पहले तुम ये बताओ कहाँ से हो, बताओ लो अपना घर बताओ, कहाँ की रहने वाली है ये बताओ पहले। टोगरी साहब तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बिहार में कौन सा जगह, बिहार तो बहुत बड़ा, मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। वेस्ट चंपारण, मेरे चंपारण से बगल की हुआ है, मैं ईस्ट का हूँ, तुम वेस्ट की हो। अच्छा वही ना वो सना, हाँ 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 याद आ गया, जिसको कभी कभी अटैक आ जाता था। वे सना बहुत मार मारेंगे तुमको, चाहे फालतू का बार पूछती हो। हीमोस्टेसिस पढ़ाऊंगा आगे, ब्लड कोगुलेशन को ही हीमोस्टेसिस कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन को ही हीमोस्टेसिस कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। अभी आगे पढ़ाऊंगा, क्या है सब चीज एक ही जगह क्यों पूछने लगते हो। अब ये पूछ रही कि सर हीमोस्टेसिस क्या होता है, तो ब्लड कोगुलेशन इज आल्सो नोन एज हीमोस्टेसिस। ब्लड कोगुलेशन पूरा एक टॉपिक है, उसमें पढ़ाऊंगा आगे, घबराइए मत, आप लोग चैन से रहिए, सुकून से रहिए, मुझे भी चैन से रहने दीजिए। आगे की चीज पीछे मत पूछिए, पीछे की चीज आगे मत पूछिए, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्लड ग्रुप है, तो चलिए ब्लड ग्रुप को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए
आप में से किसका किसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है? किसका किसका ब्लड ग्रुप आप सब किसका किसका ए पॉजिटिव है? मी किरीटी का है, अटफ का है, बस दो ही बच्चे का है। अनम का है और इनामुर रहमान का है। मैं ए पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ए पॉजिटिव वाले बोलो सिर्फ। मेरीन का है, अफीफा का है। सब लोग अपना नाम और एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर देना जिनका जिनका ए पॉजिटिव है। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे, ग्रुप पे डालने की ज़रूरत नहीं है, नाम और एड्रेस। कभी मुझे ब्लड ग्रुप ए की ज़रूरत, पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम सब में से किसी न किसी से तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। मेरा भी ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप जो आप कहते हो कि जिसका भी हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, अबे क्यों लूंगा भी, लेके क्या करूंगा अनामयूब, ठीक है ना। देखो भूसा मेरी सच्ची हमदर्द है, वो बोल रही कि सर अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अपने के लिए रिजर्व के लिए तो रखना है ना, अपनी तैयारी तो रखनी है, मान ली कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं किससे मांगूंगा? अपने स्टूडेंट से ही मांगूंगा, कोई एक यूनिट तो दे ही देगा कोई ना कोई, इतना लोगों में से, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप का। ये ब्लड ग्रुप होता क्या चाहिए, किसी को कोई आइडिया है? मैं वीडियो को अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम लोग में से कौन बताएगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ से अनम्यूट करते हैं? अनम्यूट कहाँ से करते हैं लोग? ये अनम्यूट ही नहीं मुझे करने आ रहा है। कौन बताएगा ब्लड ग्रुप होता क्या है? बताओ बताओ, बोलने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। तुम अपने माइक्रोफोन को ऑन करो, मैं यहाँ से परमिशन दूंगा। इन्होंने देखो, तुम सब ने एंटीजन एंटीबॉडी, देखो ब्लड ग्रुप, अतफ ने कहा कि सर टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, सैयद ताहा ने कहा कि टाइप ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है ना। चलो छोड़ो, हटाओ, मत बोलो, मैं ही बोलता हूँ, मेरी बात सुन लो, ठीक है। मुझे यहाँ से करने नहीं आ रहा है। चलो देखो, मैं बता रहा हूँ ब्लड ग्रुप। देखो बहुत आज ये मत समझो कि ब्लड ट्रांसफर का आज ही दौर शुरू हुआ है। ब्लड ट्रांसफर करने की कोशिश बहुत जमाने से की जा रही है और उसमें सक्सेस भी पाया है लोगों ने, फेल्योर भी पाया है। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है ना, कि जब हम किसी को ब्लड देते हैं, जैसे मान लो मुझे जोहैब ने ब्लड दिया और मैं मर गया, और मैंने जोहैब को ब्लड दिया तो जोहैब नहीं मरा, तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप का खेल है। ऐसा हो सकता है, सुन लो, कि जोहैब ने मुझे ब्लड दिया तो मैं मर गया, लेकिन मैंने जोहैब को ब्लड दिया तो जोहैब बच गया। ये किसकी वजह से हुआ? जो, अरे नहीं, उसका नाम याद रहता है इसलिए। जो है, ये भी ब्लड ग्रुप की वजह से। आप में से पैटर्निटी देखो, अब मान लो मुझसे एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसने हमसे आके पूछा कि सर मेरे जीजू का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मेरे दीदी का भी ब्लड ग्रुप सर ए पॉजिटिव है, तो क्या बच्चा बी हो सकता है? अब मैं कहा कि देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा ना तो डिवोर्स हो जाएगा तुम्हारे घर में, इसलिए इस बात को खामोशी से जान लो कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये सब बात कहीं बोलना मत। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं ये सब खेल खेल भी होता है। अब यही तो पढ़ाऊंगा नासिर अली खान साहब। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या होता है ना, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स को भी, जीन को भी आपको डिसाइड बताता है कि हाँ भाई ये फादर है। जैसे आपसे क्वेश्चन भी आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे 12th क्लास में, मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूंगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। कि जैसे मान लो किसी का फादर ब्लड ग्रुप ए है, उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, उसके वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। वैसे ही क्वेश्चन आएगा कि फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? फादर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई
ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी को क्यों नहीं खून दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी को क्यों नहीं खून दे सकता? बताओ तो क्यों नहीं दे सकता है? थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी को क्यों नहीं दे सकता है? और ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप ए को नहीं दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। अब देखो एंटीबॉडी बन जाएगी, ये सारी चीजें मैं अब सुन लो। अब इससे पहले कि कुछ और बताऊं, देखो होता क्या है, एक टर्म होता है एंटीजन, एक टर्म होता है एंटीजन। एंटीजन के बारे में जानते हो कुछ आप लोग? अरे छोड़ो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर, अब 10th क्लास से बाहर की बात करो। आप लोगों को मालूम है एंटीजन क्या होता है? क्या होता है सना अख्तर, बताइए क्या होता है, बताइए। एंटीबॉडी जनरेटर। व्हाट इज एंटीबॉडी जनरेटर? व्हाट इज एंटीबॉडी जनरेटर? कीर्ति ने कहा सर एंटीबॉडी एंटीजन इज एंटीबॉडी जनरेटर। व्हाट इज एंटीबॉडी जनरेटर? देखिए हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एंटीजन, तो कीर्ति ने आंसर एक लाइन में दे दिया, एक सेंटेंस में, बिल्कुल एक दो वर्ड में, कि सर एंटीबॉडी जनरेटर। व्हाट इज एंटीबॉडी जनरेटर? देखो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है ना। मान लो अब मैं किसका नाम लूँ, नासिर का नाम लेता हूँ। देखो सपोज करो ये है नासिर, ये है नासिर, जो कि एक हार्मफुल एजेंट है, कई सारी बहुत खतरनाक बीमारी कराता है, ठीक है ना। ये नासिर है। ठीक है, नासिर दिखा है? नासिर आर यू ओके विद दिस? ये नासिर साहब है, ठीक है ना। नासिर दिख गया सबको? हाँ ठीक है। अब देखो नासिर किसी के बॉडी में घुसा, ठीक है ना किसी के बॉडी में घुसा और उसके बॉडी को डैमेज करता है। अब लेकिन जब बॉडी में घुसता है, सुन लो मेरी बात को प्लीज लिसन केयरफुली, जब नासिर किसी के बॉडी में घुसा, ये माइक्रोब्स है और ये किसी की बॉडी में घुसा, तो ये इसके बॉडी को डैमेज करता है। बॉडी को कैसे डैमेज करता है? तो अपने दांत से कुतर कुतर के, ये दांत है, इस दांत से कुतर कुतर के उसके सेल को, टिश्यू को डैमेज करता है। लेकिन हमारे बॉडी में भी हमारे इम्यून सेल्स हैं जो नासिर को कहता है यार मार किसका हम ठोबरा उतार देंगे और इसको मार मुड़ के यहीं पर खत्म कर देंगे। तो हमारे बॉडी का वो इम्यून सेल्स कौन सा है? तो वो इम्यून सेल्स है मेनली लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब इम्यून सेल्स हैं। समझ में आया ना। इन सब में लिम्फोसाइट जो है ना वो है बहुत ही खतरनाक। लिम्फोसाइट क्या है? वो है बहुत खतरनाक, मोस्ट खतरनाक एंड डेंजरस इम्यून सेल्स अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू बुक। ये जो लिम्फोसाइट, ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि देखो न्यूट्रोफिल भी मारता है बाहर के फॉरेन हार्मफुल एजेंट को, मोनोसाइट भी मारता है, स्नोफिल भी मारता है, बेसोफिल नहीं मारता है। लेकिन लिम्फोसाइट मारने में तो हेल्प, मारता तो है ही, साथ साथ ये याद भी कर लेता है कि अच्छा नासिर आया था मेरे बॉडी में, और वो उसको पहचान के रख लेता है। दूसरी बार जब नासिर आएगा तो बहुत जल्दी से खटाक से मार देता है, बहुत जल्दी से बहुत तेजी से मार देता है। तो ये जो पहचानता है, ये नहीं कि नासिर के पूरा इस बाल को पहचान लेगा, इसके माउथ को पहचान लेगा, इसके आंख को पहचान लेगा, इसके गर्दन को पहचानने के लिए ये हो सकता है इसको खाली इसके जरिए ये पहचानने, क्योंकि ये नासिर के पास ही इस तरह का कान है और किसी के पास नहीं है। सुनो तो, हाँ वैक्सीनेशन भी पूरा पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। तो इसी के जरिए पहचान लेता है। तो ये जो जिसके जरिए ये पहचान रहा है ना, जिस पोर्शन जिस लोकेशन को पहचान पा रहा है कि हाँ, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एंटीजन। वैक्सीनेशन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम लोग। एक कहावत है, देखो बुरा मत मानना, देखो सर जस्ट लाइक यू आर ऑल लाइक माय चाइल्ड, ठीक है ना, हलकत गगरी छलकत जाए। तो अभी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, 12th क्लास का वेट करो बेटा, अभी जो बता रहा हूँ उसको। तो जिसके जरिए किसी भी पैथोजन या हार्मफुल एजेंट जो अब हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो जिस उसमें जिस पोर्शन के जरिए
हमारा लिम्फोसाइट उसको जिस पोर्शन के लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज करके याद कर लेता है उस पोर्शन को कहते हैं एंटीजन। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीबॉडी जनरेशन फालतू की बात है, अब आप लोग बड़े हो चुके हो। तो मैंने क्या कहा? द पोर्शन ऑफ पैथोजन और एनी फॉरेन एजेंट बाय विच दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लिम्फोसाइट इज नोन एज एंटीजन। द पोर्शन ऑफ पैथोजन और माइक्रोब्स और हार्मफुल एजेंट which enter in body and by which they are recognized by lymphocytes. Recognized by, और कोई सेल के पास ये रिकॉग्निशन की एबिलिटी नहीं होती है। अब नासिर को मार मुड़ के खत्म कर देगा, लेकिन दूसरी बार मान लिया नासिर इंटर किया तो कोई और सेल नहीं पहचान पाएगा। पहचानेगा कौन? लिम्फोसाइट। समझ में आया ना? तो जिस पोर्शन के जरिए पहचान रहा है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। ठीक है ना? तो लिखो एंटीजन का डेफिनेशन, ये जान लो, अभी 12th में फर्दर इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे। एंटीजन इज द पोर्शन ऑफ पैथोजन by which the pathogen or foreign agent by which it is recognized by lymphocyte। तो ठीक है ना? अब देखो, हमारे हर एक ब्लड बॉडी सेल्स पे, सुन लो, हमारे देखो जैसे कि ये एक बॉडी सेल है, तो इस बॉडी सेल्स पे अब देखो एंटीजन दो तरह का होता है। पहले सुन लो, सॉरी फॉर दैट। एंटीजन कितने तरह का होता है? दो तरह का। ये जानना जरूरी है ब्लड ग्रुप को समझने से पहले। किसको जानना जरूरी है कि एंटीजन इज हाउ मेनी टाइप? तो एंटीजन इज ऑफ 2 टाइप। सेल्फ एंटीजन फॉरेन एंटीजन। कौन सा एंटीजन? सेल्फ एंटीजन एंड फॉरेन एंटीजन। अब हम लोगों के ब्लड सेल्स पे भी एंटीजेंस होते हैं, हमारे हर एक सेल्स पे एंटीजेंस होते हैं। हम जैसे मेरे बॉडी में जितना भी सेल है सब पे एंटीजन है, लेकिन वो मेरे ब्लड सेल्स के लिए कौन सा एंटीजन कहलाएगा? या मेरे बॉडी अपने सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स के लिए बी लिम्फोसाइट के लिए क्या कहलाएगा? सेल्फ एंटीजन। और हमारा बी लिम्फोसाइट सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट नहीं काम करता है। बी लिम्फोसाइट सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो? बी लिम्फोसाइट डू नॉट वर्क अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। बी लिम्फोसाइट डू नॉट वर्क अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। लेकिन जब फॉरेन एंटीजन घुसता है तो उसके अगेंस्ट काम करता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे आरबीसी पे एंटीजन क्या है? एंटीजन का देखो बेसिकली एंटीजन क्या है, तो ये हमारा आरबीसी है। सपोज करो ये आरबीसी है, ये मेरा आरबीसी है। यार क्या हो गया मेरे को? ये मान लो मेरा आरबीसी है, तो इस आरबीसी पे एक एंटीजन है जिसका नाम है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिसका नाम है ए। ठीक है ना? तो ये एक एंटीजन है। ये ए क्या है? एक प्रकार केमिकल है, बात करेंगे आगे। ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है ना, काम बात करेंगे। तो ये है, तो ए के अगेंस्ट हमारे बॉडी में हमारा लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा। लेकिन मान लो किसी ने हमको ब्लड दे दिया बी वाला, अगर मान लो ये जुहैब का ब्लड है आरबीसी, और जुहैब के ऊपर यहाँ पे आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? बी है। तो मान लो जुहैब जो है ना हमको अपना खून दे देगा, तो जुहैब के आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? बी है। तो फिर अगर मान लो जुहैब का आरबीसी पे भी यही एंटीजन होता, तो अगर जुहैब अपना खून देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उसने अपना अगर बी वाला दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी। और हमारा लिम्फोसाइट इसको आरबीसी को खत्म करने में लग जाएगा, इसके एंटीजन को खत्म करने में लग जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई?
अगर समझ में आई तो वाई लिख दो। हालांकि इन सब के बारे में 12th में डिटेल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या एंटीजन एंटीबॉडी इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, BTS का कुछ टेस्ट, BTS में देखो जो आएगा, BTS में आएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, कोई डाल देना जी ग्रुप पे। उसके अलावा बॉडी फ्लूइड में जितना पढ़ा दूंगा उतना में से आएगा। उसके अलावा कॉकरोच तो तुम लोग को पढ़ा दिया ना, कॉकरोच पढ़ा दिया ना, कॉकरोच पढ़ा दिया रे तुम लोगों को। तो कॉकरोच से आएगा क्वेश्चन, और किससे आएगा, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये तो है न्यू वालों का, 11th न्यू। चलो कॉमन रख देते हैं टेस्ट, चलो कॉमन रहते हैं, चलो गोल्ड वाले का छोड़ो, यही रखते हैं, ठीक है ना। बस इतना, ठीक है, इतना काफ़ी है कि और बढ़ा दें, ठीक है ना इतना। हाँ चलिए, एनिमल टिश्यू छोड़ दिया है, एनिमल किंगडम भी छोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, सब बखैर।